तो स्वागत है यूपी टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल पर। दोस्तों यूपी पीजीटी केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पर आपको विशेष रूप से यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के वीडियोस, उसका सिलेबस और उससे अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों यूपी पीजीटी 2019 का ये थर्ड पार्ट होगा, यानी कि जो 2019 में यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, 2 पार्ट चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन कि क्या क्वेश्चंस थे। ये थर्ड पार्ट है उस पेपर का जहाँ पर हम 83 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर 84 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट है, उनका लिंक हो सकता है कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी पहुँच जाओगे। प्लस चैनल पर भी चेक कर लो, चैनल पर अभी ज़्यादा वीडियोस नहीं है तो आराम से वो 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस पर लगातार आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सभी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 84 क्या था, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था कि अभिक्रिया दी है जिसमें ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं, ए गैस है, बी सॉलिड है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें सी कोई प्रोडक्ट बनता है, सी के 2 मोल बनते हैं जो कि गैसीय अवस्था में है। ठीक है, आधा लीटर के बर्तन में कराई जाती है ये रिएक्शन। साम्य अवस्था में यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ए का 1 मोल, बी का 2 मोल एवं सी का 3 मोल उपस्थित है। तो आपको Kc का मान ज्ञात करना है कि यानी साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा, वो निकलेगा 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों न्यूमेरिकल है, बेसिक फॉर्मूला लगेगा वेग स्थिरांक का, आप इसको वैल्यूज धरकर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्न अभिक्रिया में प्रोडक्ट पी क्या है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या दी हुई है कि 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन दी हुई है। ठीक है, उसका फर्स्ट स्टेप में डाई एजोटीकरण किया गया, फिर उसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड से यहाँ पर HPSAs की रिएक्शन कराई गई। ये सेकेंड स्टेप है। तो सबसे पहले आप देखिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की ये सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कराई गई और फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डाई एजोटीकरण। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं हम इसको एनिलीन, तो ये हो गया आपका, ये है आपका 3,4,5। तो 1 2 3 पे है हमारा ब्रोमो, 4 पे है ब्रोमो और 5 पे है ब्रोमो। ठीक है, 1 2 3 4 5 पे ब्रोमो है। तो ये है हमारा 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। जब इसका हम डाई एजोटीकरण कराएंगे NaNO2 HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम जानते हैं कि NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी रिंग में सभी ब्रोमो इसी तरह से जुड़े होंगे। यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये रिएक्शन आप इतनी समझ गए होंगे, N2Cl है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब इसको हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, तो हम जानते हैं कि हमें क्या मिलता है, बेंजीन प्राप्त होती है। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ उबालेंगे तो हमें वहाँ पर फिनॉल प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेंजीन मिलती है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, N2Cl, यहाँ पर H बचेगा, H को हम अंदर कर देंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें 1,2,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। 85 का है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 86 है, ऑर्थोसिलिकेटों की मूल संरचना इकाई कौन सी होती है। ऑर्थोसिलिकेट्स की मूल संरचना इकाई कौन सी होती है, तो हम जानते हैं SiO4 का 4 निगेटिव। ये हमारे सिलिकेट्स जो होते हैं उसमें ऑर्थोसिलिकेट्स की यूनिट होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। वोल्फ किश्नर कौन सा समूह देता है। तो हम जानते हैं कि वोल्फ किश्नर अपचयन और क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन कौन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं।
वोल्फ क्वेश्चनर में क्या होता है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ तो हमें हाइड्रोजन मिलेंगे और फिर हमें उसकी रिएक्शन करानी होती है KOH के साथ। तो वो क्या होता है कि जो CO समूह होता है हमारा, जो कार्बोनिल समूह होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सही से लिख नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा कार्बोनिल यौगिक। ऑप्शन नंबर डी है कार्बोनिल यौगिक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 88। अभिक्रिया दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हुई है वायु के साथ तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। निम्न के इस रिएक्शन के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा? तो 88 का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज -1/2 RT। ये वाला रिलेशन करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्पीशीज का अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित स्पीशीज में से किसका अस्तित्व नहीं है? तो यहाँ पर CCl6 2- नहीं होता, ये सभी बन जाते हैं, ठीक है। इन सभी का अस्तित्व संभव है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है CCl6 2- कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन आयन है, उपसंयोजक आयन है, तो इसका अस्तित्व नहीं होता। कोरामीन क्या है? कोरामीन क्या है? पिरिडीन भी उत्पन्न है या पाइरोल भी उत्पन्न है? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया है। पिरिडीन भी उत्पन्न है या पाइरोल भी उत्पन्न है या थायोफीन भी उत्पन्न है या पिपेरिडीन भी उत्पन्न है? तो जो कोरामीन होता है वो एक पिरिडीन भी उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस का विसरण दर सबसे अधिक होगा? तो हम जानते हैं ग्राहम डिफ्यूजन लॉ के अनुसार कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा विसरण उसका सबसे तेजी से होगा। तो R प्रोपोर्शनल 1/√D ये होता है हमारे ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ, ग्राहम्स डिफ्यूजन रूल। तो यहाँ पर हम M भी कर सकते हैं, डेंसिटी की जगह पर हम मॉलिक्यूलर वेट को भी ले लें तो ये भी होता है ग्राहम का विसरण नियम के अनुसार। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका विसरण का दर यानी कि डिफ्यूजन रेट उसका हाई होगा। तो 91 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अमोनिया के लिए ये सबसे कम होगा, ठीक है। देखिए इनके मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से होंगे। तो O2 का तो हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। CO2 का कितना निकल आएगा 44, NH3 का कितना निकलेगा हमारा ये 17 निकलेगा और N2 का कितना निकलेगा ये 28 निकलेगा। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? अमोनिया का है यहाँ पर, तो इसका डिफ्यूज़न रेट सबसे हाई होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है, ग्राहम डिफ्यूज़न लॉ से हम कर सकते हैं। तो विसरण की दर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न कि 92 द्रव ब्रोमीन के साथ विलायक की अनुपस्थिति में एसिटिलीन निम्न में से क्या बनाती है? द्रव ब्रोमीन के साथ विलायक की अनुपस्थिति में एसिटिलीन निम्न में से क्या बनाती है? तो 92 का ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड बनेगा। द्रव ब्रोमीन के साथ विलायक की अनुपस्थिति में एसिटिलीन निम्न में से क्या बनाएगी? एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड बनाएगी। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति निम्न में से किस लिगैंड की सर्वाधिक होगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हम जानते हैं कि CN- ये जो लिगैंड होता है इसकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें लिगैंड्स को व्यवस्थित किया जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति के बढ़ते हुए क्रम में। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप लिख के ज़रूर याद करना, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अणु IR अक्रिय परंतु रमन सक्रिय? हमें पता है कि अगर जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता वो रमन सक्रिय होता है, जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है वो IR सक्रिय होते हैं। तो IR अक्रिय रमन सक्रिय N2 होगा क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो ये IR अक्रिय होगा बट रमन एक्टिव होगा, IR इनएक्टिव होगा बट रमन एक्टिव होगा। और ये सभी मॉलिक्यूल क्या है? ये सभी मॉलिक्यूल हमारा इसमें डाइपोल मोमेंट होगा तो ये IR एक्टिव है, ठीक है। 3 ये हमारे IR एक्टिव हैं, SO2 HCl और प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, दिए हुए लैंथेनाइड आयनों में से एक के लवण के जलीय विलयन का उपयोग अपचयोपचयी यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस के एक वॉल्यूमेट्रिक
आयतनी मानक के तौर पर होता है, इस लैंथेनाइट आयन को इंगित कीजिए। तो हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये सीरियम जो होता है, सीरियम आयन, सीरियम Ce4 पॉजिटिव, इसका यूज़ इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यौगिक C5H8O2 पेंटेन में अपचयित होता है, ANH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ डाइऑक्सिन बनाता है और सकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट व टॉलेंट परीक्षण देता है, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है और टॉलेंट टेस्ट भी देता है। ए की संरचना क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें एल्डिहाइड समूह है तो टॉलेंट टेस्ट देगा, CH3CO समूह है तो ये हमारा क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बस ये कंडीशन और किसी में नहीं मिल रही है तो आप कटाक से सेलेक्ट कर लो कि यही वो कंपाउंड होने वाला है। ठीक है, CH3CO, CO CH3 या CH3 CH CH3CH OH, अगर ये समूह है या फिर CH3CO समूह है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और हम जानते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो टॉलेंट परीक्षण देते हैं, यानी कि टॉलेंट टेस्ट देते हैं। तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसिटिल है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, CHO है तो टॉलेंट टेस्ट देगा, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। NH3 का संयुग्मी अम्ल निम्न में से कौन है? NH3 का संयुग्मी अम्ल निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। NH3 का संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा? अमोनियम आयन होगा। अगला प्रश्न है, अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। संयुग्मी अम्ल यानी कि कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, बेसिक लेवल पर मिल जाएगा, यूट्यूब से सर्च कर लो। हम टॉपिक वाइज अगर टाइम मिलता है तो इससे रिलेटेड हम छोटे छोटे टॉपिक के भी वीडियोस बनाएंगे। हम आपको कोई अलग चीज़ें नहीं बताना चाहते एक्स्ट्रा, जिससे आपको ऐसा ना लग जाए कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है बट वो सिलेबस से आउट हो या उस तरह के क्वेश्चन ना बने। तो हम बिल्कुल एग्ज़ाम सेंटर्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर्ड कंटेंट जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि जिससे क्वेश्चन फंसने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। 98, निम्न धात्विक ऑक्साइड के युग्मों में से किस युग्म के दोनों सदस्य HCl व NaOH में घुलनशील हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये देखो भैया, ये रिएक्शन हमारे निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रोडक्ट P को पहचानिए। तो ये हम जानते हैं कि सिंपल सी रिएक्शन होती है हमारी, ये एंथ्रासीन बन जाता है। बेंजिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल ले लें, इसको LCl3 की प्रेजेंस में हम हीट कर देंगे तो हमें एंथ्रासीन मिल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, BSc की बुक में आपको ये साफ साफ लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। BSc फर्स्ट ईयर की ही बुक में मिल जाएगी, जो पीछे हमारे होते हैं पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें ये एंथ्रासीन, नैफ्थलीन, ठीक है, ये पढ़ना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। एंथ्रासीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, उनको आपको पढ़ना ज़रूरी। तो ये सिंपल टॉपिक है, अगर आपकी ऑर्गेनिक का बेसिक अच्छा है तो आप इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बस आपको वीक पॉइंट पर प्रहार करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 हमारा अभिक्रिया दी है, NH4HS सॉलिड है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, अमोनिया और H2S बन रहा है, के लिए साम्य दाब 6 atm है। इस अभिक्रिया के लिए Kp का मान क्या होगा? भैया न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा वो आएगा 9 atm²। ठीक है, यह है 101। निम्न में से किसके साथ फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत सरलता से नहीं होती? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत सरलता से नहीं होगी, तो ये हमारा पिरिडीन है, इसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही सिंपली नहीं होती, आसानी से नहीं होती है। अगला देखते हैं, समान ताप पर निम्न विलयन युग्मों यानी कि जो पेयर दिए हुए हैं, इनमें कौन सा समपराशरी यानी कि आइसोटोनिक कपल है? यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हुए हैं सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा समपराशरी यानी कि आइसोटोनिक है, जिनका परासरण दाब सेम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ये जो हमारी सॉल्यूशन है 0.1 मोलर K2SO4 और 0.1 मोलर कैडमियम नाइट्रेट, तो ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म समसंरचनात्मक है?
निम्न में से कौन सा युग्म समसंरचनात्मक है? तो ये हमारा हो गया। देखिए ये भी होता है स्क्वायर प्लेनर और ये भी होता है स्क्वायर प्लेनर। अगला प्रश्न है हमारा पीले क्रोमेट आयन। भैया आप ये बात समझ लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ख़ास तौर पे इनके जो आयन हैं उनमें जो कलर होता है, उनमें जो एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में इनके इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे। ये सभी जो महीन पॉइंट हैं, जो बारीक पॉइंट हैं, जो लगता नहीं है कि इनसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं से बनने वाले हैं। सरल टॉपिक से क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं, लेकिन हम जब सरल टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट ये हमारी गलती होती है। तो क्या है, पीले क्रोमेट आयन, येलो क्रोमेट आयन और नारंगी डाइक्रोमेट आयन के संदर्भ में निम्न अवलोकनों में से कौन सा सही है? तो हम जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन स्थायी होता है, जबकि बेसिक मीडियम में पीला क्रोमेट आयन स्थायी होता है। तो एसिडिक मीडियम में जो क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया दी हुई है, टोलुइन है, इसकी रिएक्शन होती है Cl2 से लाइट में, तो इंटरमीडिएट एक मिलेगा और उसकी रिएक्शन हमें NaOH, जलीय NaOH यानी कि एक्वस NaOH से करानी है। तो प्रोडक्ट ए बनेगा। ये ए क्या है ये पूछा गया है आपसे, तो ये ए बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो रिएक्शन कैसे होगी? देखिए यहाँ पर होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CH3 के तीनों H हैं ये बारी बारी करके लाइट की प्रेजेंस में हम जानते हैं कि क्लोरीन के मुक्त मूलक से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, तो यहाँ पर CCl3 हो जाएगा। अब NaOH लगाएंगे तो NaOH से क्या होगा, जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएंगे OH से। तो जो ऊपर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, और जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl कन्वर्ट हो जाएंगे तीनों OH 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 में, और ये कंडीशन क्या होगी? अनस्टेबल होगी। तो यहाँ से एक H2O बाहर निकल जाएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें COOH मिलेगा, जो कि क्या है? बेंजोइक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 106। एक क्रिस्टल द्वारा एक्स रेज का ब्रैक परिवर्तन नहीं प्रदर्शित होता यदि ये दिया हुआ DNL के छोटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, λ/2 से। इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक गैस के आदर्श गैस की तुलना में कम दाब के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक गैस के आदर्श गैस की तुलना में कम दाब के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसा धनायन जो रक्त स्पंदन को प्रारंभ करता है तथा पेशी संकुचन यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट बीट को ये प्रारंभ करता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेशी संकुचन विमोचक के लिए भी जाना जाता है। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बायोलॉजिकल रिएक्शन में भैया बहुत ही इसका रोल होता है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, फजान के नियमों के अनुसार नीचे दिए हुए धातुओं के क्लोराइड में सबसे कम गलनांक किसका होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, MgCl2 का गलनांक सबसे कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अधिशोषण पृष्ठ ऊर्जा को कम करता है, अधिशोषण पृष्ठ ऊर्जा को कम करता है। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला देखिएगा, लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या है? HCl के 0.1 मोलर, अब पेपर में HCl सही नहीं छापा, HCl इस तरह से लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। HCl के 0.1 मोलर विलेन की मोलर चालकता दी हुई है, और H की ट्रांसपोर्ट संख्या इतनी दी हुई है। Cl की मोलर आयनिक चालकता इस मात्रक में क्या होगी?
तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 72.1। अब यहाँ पर इतना साधन नहीं है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल को तुरंत लगा दिया जाए, तो इससे आपको आइडिया लेना है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छपे कैसे थे या छपते कैसे हैं। इस तरह के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो पिछले सालों से थे, पहले की पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम से थे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आपको सेल्फ स्टडी, और हम आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कराते रहेंगे जो कि बढ़िया टॉपिक्स हैं, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, तो वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय सदस्यों का युग्म है? कौन अनुचुंबकीय सदस्यों का युग्म है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। N2 पॉजिटिव और B2 ये अनुचुंबकीय होंगे। ए और बी को अंकित करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर HBr की रिएक्शन करानी है। ये एक एल्कीन ही है, यहाँ पर ये एल्कीन है, और ये क्या है, स्टाइरीन है। स्टाइरीन दी हुई है। स्टाइरीन पर एक तरफ क्या हो रहा है कि HBr का हमें एडिशन करना है, और दूसरी तरफ सनलाइट की प्रेजेंस में हमें HBr का एडिशन करना है। तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे हमें। एक तरफ हमें मॉर्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक तरफ हमें एंटी मॉर्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी AS2S3 कोलाइड के लिए सबसे अधिक स्कंदन क्षमता होगी? AS2S3 के लिए सबसे अधिक स्कंदन क्षमता किसकी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, Al3 पॉजिटिव। हार्डी-शुल्जे रूल धनायनिक कोलाइड्स के लिए क्या होता है कि ऐसा रेडायन लगेगा जिस पर सबसे ज़्यादा चार्ज हो, और रेडायनिक कोलाइडी सॉल्यूशन के लिए या रेडायनिक यानी कि एनायनिक सॉल के लिए ऐसा पॉजिटिव आयन लगता है, स्कंदन क्षमता उसकी ज़्यादा होती है जिस पर ज़्यादा चार्ज हो। ये हार्डी-शुल्जे का रूल है, छोटा सा रूल है, आपको देखना पड़ेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में ए को पहचानी। ए प्रोडक्ट है, क्या लिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है, और हमने यहाँ पर लिया है मैलोनिक एसिड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड और मैलोनिक एसिड, NH3C2H5OH लगाया गया, हीट किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त होगा। सिनेमिक अम्ल लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, मैं Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगी। यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर -2 यहाँ पर निकल आएगी। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा लेंथी लगे तो आप इसको स्पीड बढ़ा के 1.5x या 2x पर भी आप देख सकते हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया जल्दी लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका अतिरिक्त समय बर्बाद हो, तो इसको आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पर नेगेटिव होगा, तो Fe की मान लेते हैं हम x ऑक्सीडेशन नंबर, CO की 0 होगी, H की क्या होगी +1 = -1, तो x = क्या हो जाएगा -2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रिएक्शन दी हुई है कि यहाँ पर एसिटिलीन ली है गैसीय अवस्था में और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराई गई है, तो क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा कार्बन हो गया, यहाँ पर बड़ा कार्बन होगा, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि एसिटिलीन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे MgBr द्वारा। MgBr इधर भी MgBr, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 118 क्वेश्चन है, यदि कोलाइडी विलयनों ए बी सी के लिए स्वर्ण संख्या है, गोल्डन नंबर 0.1, 2.5 और 20 हैं, तो इनके कोलाइडी विलयनों की रक्षा शक्ति का अनुपालन की कोटि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, यानी कि ए की रक्षा शक्ति सबसे अधिक होगी। ए की रक्षा शक्ति सबसे अधिक हो गई, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि स्वर्ण संख्या अगर कम होगी तो रक्षण शक्ति ज़्यादा होगी। स्वर्ण संख्या अगर कम होगी तो रक्षण शक्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप इसको याद कर लीजिए, स्वर्ण संख्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रक्षण शक्ति या रक्षा शक्ति। 119 है, यदि किसी शुद्ध तरल A का वाष्प दाब 40 mmHg तथा A में निर्मित एक विलयन B का समान ताप पर वाष्प दाब 20 mmHg है, तो विलयन A का मोल अंश क्या होगा? इसको आप लगाएंगे तो 0.5 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NH3 तथा H3O की संरचना से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या N परमाणु यानी कि NH3 पर मात्र 1, लेकिन O परमाणु H3O पर दोनों है।
हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्लियर होगा कि NH3 पर तो एक लोन पेयर होगा, लेकिन H3O पर दो लोन पेयर नहीं होंगे, अब एक होगा, क्योंकि एक उसने H पॉजिटिव को डोनेट किया है। H2O में होते हैं दो लोन पेयर, और जब एक H पॉजिटिव इससे जुड़ेगा तो यहाँ पर एक लोन पेयर इसको डोनेट करना पड़ता, तो यहाँ पर इसमें एक ही लोन पेयर है, दो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। साइक्लोहेक्सेन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 121 का ऑप्शन नंबर डी है, दोनों कुर्सी एवं नव संरूपण दोनों कोण तनाव से मुक्त है, ये कथन सत्य है। साइक्लोहेक्सेन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म दोनों में कोण तनाव से मुक्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप सही आंसर बताइए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझको, तो इसका सही आंसर आपको जो लगता हो उसको आप बताइए। ये थोड़ा सा टॉपिक रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 121 को आप बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 122 है, N2O2 NH3CH4 के लिए गैसों के लिए ये चार गैसें दी हुई, इनके लिए वॉन डेर वाल्स स्थिरांक एक का मान क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, मात्रक यहाँ पर उनका दिया हुआ है। अधिकतम आसानी से द्रवीकृत की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, NH3। सी करेक्ट होगा NH3। ठीक है, NH3। तो यहाँ पर आप देखिए कि वॉन डेर वाल्स स्थिरांक ए का मान जिसके लिए सबसे अधिक होगा वही गैस सबसे आसानी से द्रवीकृत होगी। तो आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू प्रोपोर्शियोनल होती है डायरेक्टली हमारी द्रवीकृत की सुगमता से, यानी कि कोई गैस उतनी ही जल्दी द्रवीकृत होगी अगर वॉन डेर वाल्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो वाली गैस आसानी से द्रवीकृत होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। निम्न कौन सा यौगिक NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ से क्रिया नहीं करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ अष्टफलकीय संकुलों को, कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें केंद्रीय द सेंट्रल मेटल एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आद्य अवस्था दी गई है। प्रचक्रण वर्ण नियमानुसार इनमें से किसमें इलेक्ट्रॉनी संक्रमण वर्जित है, यानी कि किसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा? तो किसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, T2G6 और EG1। T2G6 EG1। निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनी युग्म कौन सा है? तो सम इलेक्ट्रॉनी युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ClO2 निगेटिव और ClF2 पॉजिटिव। तो ये था भैया तीसरा पार्ट। कुछ गलती हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का आइडिया आपको लेना है। साथ ही साथ जो नोट्स हैं मेरे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उनको आप देख सकते हैं। अच्छे लगें तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ख़राब लगे या कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ गलती हो तो उसको ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए चैनल के साथ, आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।